नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक नए प्रकार के वाक्य को सीखेंगे और नए प्रकार का जो वाक्य है, उसका संबंध प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से जुड़ा हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें जो सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका वीडियो मैं भेज चुका हूँ, आप देख भी चुके होंगे और नहीं भी देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं, ताकि आपको ये नए प्रकार के वाक्यों को भी सीखने में कोई समस्या ना हो। आप अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे, इसका फ़ायदा यह होगा कि आप बढ़िया से अंग्रेजी बोल सकते हैं और बिना गलती किए बोल सकते हैं। वैसे अंग्रेजी तो आप बोलते ही हैं, लेकिन इन नियमों को यदि आप जान लेते हैं, अवगत हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि गलतियां होने की संभावना बहुत कम हो जाती हैं। तो प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा प्रकार है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, सीखेंगे इसके बारे में कि ऐसे वाक्यों को कैसे हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव, यहाँ पर मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अफर्मेटिव की स्पेलिंग होती है AFFIR। छात्र अक्सर गलती करते हैं, लेकिन अब आप गलती नहीं करेंगे। AFF के बाद IR लिखेंगे, तब आपकी सही होगी। ज़्यादातर पर बच्चों को मैंने देखा है AFFE लिख देते हैं, तो वह बिल्कुल गलत होता है। तो चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखते हैं। जैसे, तुम आटा गूँथ रहे हो। अब देखिए, यही पहचान है कि रहे हो, रही है, रहे हैं। जब एक साधारण सी बात कही जाती है तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और उसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। तो तुम आटा गूँथ रहे हो, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं रहे हो, तो यह एक प्रकार का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो तुम आटा गूँथ रहे हो, अब इसका अंग्रेजी में क्या अनुवाद होगा, आप देख रहे हैं। इसका अनुवाद होता है यू आर नीडिंग फ्लोर। तुम आटा गूँथ रहे हो। नीडिंग, KNEAD, नीड का अर्थ होता है आटा गूँथना और इसमें ING लगाना होता है क्रिया के मुख्य रूप के साथ में। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने कर्ता रखा हुआ है। तुम आटा गूँथ रहे हो, इसमें सबसे पहले कर्ता के रूप में तुम है, तो यू रख दिया। और इस प्रकार के वाक्यों में इज, आर, एम का प्रयोग होता है। तो यू हुआ, वी हुआ, दे हुआ, इनके साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं और आई के साथ तो आप जानते ही हैं एम का प्रयोग करते हैं। तो उसी के तहत हम लोगों ने आर यहाँ पर रखा हुआ है। और नीडिंग, नीड का जो मेन वर्ब है उसमें हमने ING लगाया हुआ है। तो बस कर्ता, उसके बाद इज, आर, एम, उसके बाद क्रिया के फर्स्ट रूप में ING लगाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने अनुवाद किया यू आर नीडिंग फ्लोर। तुम आटा गूँथ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। मैं नाखून काट रहा हूँ। नाखून तो सभी लोग काटते हैं, लेकिन मैं नाखून काट रहा हूँ, इसको कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे? ज़रा आपको मैं 2 सेकंड का समय देता हूँ, ज़रा सोचें क्या होगा इसका? शायद आप सही सोच रहे हैं। मैं नाखून काट रहा हूँ, इसका जो अनुवाद होगा आई एम पेयरिंग नेल्स। अब देखिए, यहाँ पर आप कट नहीं लगाएंगे। CUT कट लगाते हैं तो वह गलत हो जाएगा। आई एम पेयरिंग नेल्स। पेयरिंग, ये जो सबसे पहले तो आई की बात कर लेते हैं। आई हो गया, जैसा मैंने कहा इज, आर, एम लगाते हैं तो आई के साथ एम लगाते हैं, तो एम लगा हुआ है। और PARE मुख्य क्रिया होती है और इसमें ING लगाना है। तो जो मुख्य क्रिया है PARE, पेयर का अर्थ होता है नाखून काटना। नाखून काटने के लिए हम लोग हमेशा पेयर का यूज करते हैं। PARE, यह एक नाउन वर्ब है, क्रिया के रूप में है। और नेल्स का मतलब होता है नाखून, वो तो आप जानते ही हैं। आई एम पेयरिंग नेल्स, मैं नाखून काट रहा हूँ। आगे देखते हैं। वह मूछ काट रहा है। मूछ तो जिनकी बड़ी हो गई है वो तो समय समय पर काटते ही रहते हैं, ना काटे तो वह दांतों के अंदर चली जाती है। तो मूछ काट रहा है, काट रहा है, तो इसको अंग्रेजी में क्या आप अनुवाद करेंगे, जरा सोचिए। चलिए हम आपको बतलाते हैं। ही इज ट्रिमिंग मुस्ताश। अब देखिए, मूछ काटना
का अर्थ होता है उसको सजाना, उसको ठीक-ठाक करना। बाल जो छोटे हैं, बड़े हैं, ठीक करने को हम लोग ट्रिमिंग बोलते हैं। तो ही इज़ ट्रिमिंग मुस्ताश। और इसमें जो है आप कट या और कोई शब्द नहीं लगा सकते हैं। लगाते हैं तो नियमानुसार वह गलत माना जाएगा। तो वह मूंछ काट रहा है, तो ही इज़ ट्रिमिंग मुस्ताश। नियम तो आप समझ ही गए होंगे। कर्ता के रूप में ही है और एक वचन के साथ हमेशा इज लगाते हैं। और ट्रिम, TRIM मुख्य क्रिया है। और जब ट्रिम में ING लगाना होगा तो अंतिम में जो एम है वह डबल हो जाएगा, ट्रिमिंग मुस्ताश। चलिए, बच्चा दांत से काट रहा है। अब दांत से काटना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल सही हैं आप हैं। चाइल्ड इज बाइटिंग, BITE। बाइट का अर्थ होता है दांत से काटना, और बाइटिंग आप उसमें क्रिया के रूप में ING लगा देंगे। और बाइट, BITE, चूँकि अंत में ई है तो सामान्यतः ऐसे शब्दों के अंत में जब ING लगाया जाता है तो ई को हटा दिया जाता है। तो जो मुख्य क्रिया है BITE और ई को हटा करके बाइटिंग, BITING हो गया। तो चाइल्ड इज बाइटिंग, बच्चा दांत से काट रहा है। चलिए अगला वाक्य के बारे में बात करते हैं। सुबह सब्जी काट रही है। अब देखिए, सब्जी काटना एक दूसरी बात होती है। अब सब्जी काटना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नहीं जानते हैं? जानते हैं, चलिए जानते हैं तो आगे बात करते हैं। सब्जी काटना को कहते हैं चॉप। आप देख रहे हैं, सुबह इज चॉपिंग वेजिटेबल्स। सुबह, अब देखिए चॉप, CHOP, यह मुख्य क्रिया है। और जब इसमें ING लगाना होता है तो यहाँ पर भी P जो है डबल हो जाएगा और ING लगाएंगे, चॉपिंग वेजिटेबल्स। तो सुबह इज चॉपिंग वेजिटेबल्स। सब्जी काटने के लिए हमेशा हम लोग जो है चॉपिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अफर्मेटिव वाक्य आपने भली भांति सीख लिया है। आप इसको आप अभ्यास करते रहें और नए नए शब्दों को आप सीखते रहें। निश्चित रूप से यह आपके स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही सहायक होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप जानते हैं, जिसका अर्थ होता है नकारात्मक, अर्थात इसमें नहीं शब्द का होना जरूरी है। यदि नहीं शब्द नहीं है तो वह वाक्य नेगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता है। जैसे छात्र चॉकलेट नहीं खा रहा है। तो अब जो है छात्र चॉकलेट नहीं खा रहा है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं शब्द आया हुआ है, अर्थात यह नेगेटिव सेंटेंस है। तो छात्र चॉकलेट नहीं खा रहा है, इसका हम लोग अनुवाद करते हैं। बहुत ही आसान सा है। देखिए, स्टूडेंट इज नॉट ईटिंग चॉकलेट। अब जो है आप देख रहे हैं कि नियम बिल्कुल वही है। सबसे पहले कर्ता अर्थात छात्र हो गया, उसके बाद EJRM लगाते हैं कर्ता के अनुसार, फिर नॉट लगाते हैं क्योंकि नहीं शब्द इसमें आया हुआ है, और वहीं क्रिया के रूप में जो मुख्य रूप होता है उसमें ING लगाना होता है। अब देखिए यहाँ पर चॉकलेट की मैंने जो स्पेलिंग लिखी है, क्या आप सहमत हैं कि चॉकलेट की स्पेलिंग सही है? यदि सही है तो अच्छी बात है, अगर सही नहीं है तो आप इसको सही करेंगे। आप अपने किताब में, आप अपने डिक्शनरी में, आप अपने शब्दकोश में देखें कि क्या ये चॉकलेट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अगर सही है तो आप सही, ठीक है। अगर गलत है तो आप चॉकलेट की सही स्पेलिंग मेरे पास भेजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में और एक है, तुम लाइफ बॉय नहीं खरीद रहे हो। बहुत ही आसान सा वाक्य है, लाइफ बॉय नहीं खरीद रहे हो। यहाँ पर क्या आप जानते हैं कि लाइफ बॉय जो साबुन होता है जिससे हम लोग नहाते हैं, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? ज़्यादा तौर पर मैंने छात्रों से पूछा है तो वह गलत बतलाते हैं, हालांकि कुछ सही भी बतलाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि लाइफ बॉय की स्पेलिंग क्या होती है? चलिए देखते हैं कि आप सही जानते हैं कि नहीं जानते हैं। देखिए, यू आर नॉट बाइंग लाइफ बॉय। लाइफ बॉय की स्पेलिंग देख सकते हैं, LIFEBUOY। मैंने इसको इसलिए लिखा हुआ है कि ज़्यादा तौर पर छात्र गलती क्या करते हैं कि जो अंत में BUOY है उसके जगह केवल BOY बोलते हैं और यहाँ पर छात्र गलत हो जाते हैं। तो आपको बोलना यह है कि LIFEBUOY, यू लगाना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं सेंटेंस के बारे में। यू आर नॉट बाइंग लाइफ बॉय, बस नियम वही है। कर्ता के रूप में यू, तुम आ गया, यू हो गया, और EJRM, यू के साथ आप जानते हैं कि आर का प्रयोग होता है।
नॉट बाइंग बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है, लाइफ बॉय। अगला वाक्य पढ़ रहे हैं, मैं मसूरी नहीं जा रहा हूँ। क्या आप मसूरी की स्पेलिंग जानते हैं? मसूरी की स्पेलिंग, पहले तो आप ये तो जानते ही होंगे कि मसूरी किस ज़िले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के किस ज़िले में पड़ता है? अगर आप जानते हैं तो ज़िले का नाम लिख करके भेज सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि मसूरी किस ज़िले में पड़ता है, मैं उत्तर आपको अवश्य दूंगा। वैसे मसूरी सबको जाना चाहिए। मैं मसूरी नहीं जा रहा हूँ, इसका अनुवाद करना है, बिल्कुल आसान सा है। आई एम नॉट गोइंग टू मसूरी। नियम वही है, सबसे पहले मैं कर्ता के रूप में, उसके बाद ईज आर एम लगाते हैं तो आई के साथ एम लगाते हैं, नॉट गोइंग। और उसके बाद टू, टू लगाया इसलिए गया है कि जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो क्या होता है कि किसी भी स्थान से पहले हमेशा टू लगाते हैं, तब जो है वाक्य सही होता है। तो आई एम गोइंग टू मसूरी। और यहाँ पर आप मसूरी की स्पेलिंग भी ध्यान देंगे, बहुत ही कम छात्र ऐसे हैं कि जो मसूरी की स्पेलिंग सही बता पाते हैं। मसूरी की स्पेलिंग आप देख रहे हैं, MUSSOORIE, मसूरी हो गया। आगे देखते हैं, छोटी चिड़िया नहीं उड़ रही है। यह भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। छोटी चिड़िया को आप अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? लिटिल बर्ड। खैर आप भी सही हैं, लेकिन मैंने छोटी चिड़िया के लिए एक अलग सा शब्द लिखा हुआ है, बर्डी इज नॉट फ्लाइंग। बर्डी का अर्थ होता है छोटी चिड़िया, और इज नॉट फ्लाइंग बिल्कुल नियम वही है, कोई भी अंतर नहीं है, इसको बतलाने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और छात्र इसमें अक्सर गलती करते हैं, इसलिए कि उनको नियमों की सही से जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो ऐसी गलती करते रहते हैं। तो पहले तो आप इंटरोगेटिव की स्पेलिंग ध्यान दे लेंगे, क्योंकि 10 में कम से कम 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरोगेटिव की स्पेलिंग गलत बतलाते हैं। तो आप स्पेलिंग ध्यान से देख लें और इसको ही याद करें, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए, क्या वह चेकोस्लोवाकिया जा रहा है? अब देखिए, इंटरोगेटिव की पहचान होती है कि दिए हुए वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कैसे, ये सब होना बहुत ज़रूरी है, चाहे शुरू में आए या मध्य में आए। यदि यह सब शब्द नहीं है, अर्थात जिसको हम लोग WH वर्ड भी कहते हैं कि वाट, वेयर, वेन, ये सब जो है, विच, ये सब WH वर्ड है, क्योंकि सबकी शुरुआत WH से होती है, इसीलिए इसको WH वर्ड्स कहते हैं। तो क्या वह चेकोस्लोवाकिया जा रहा है? अब यहाँ पर सबसे पहले ही आ गया क्या, इसका मतलब हो गया कि दिया हुआ वाक्य इंटरोगेटिव है और वह चेकोस्लोवाकिया जा रहा है। क्या आप चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग जानते हैं? ज़्यादा तौर पर बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, टीचर से पूछते हैं कि सर ज़रा चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बतलाइए। तो चेकोस्लोवाकिया की थोड़ा स्पेलिंग टेढ़ी है और बहुत सारे टीचर भी कभी कभी नहीं बतला पाते हैं, गलती हो जाती है और गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन आप गलती नहीं करेंगे। चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग अभी आपको देखने को मिलेगी, आप बस देखिए, इज ही गोइंग टू चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया के स्पेलिंग देख सकते हैं, CZECHOSLOVAKIA, चेकोस्लोवाकिया। थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप इसको याद करेंगे तो इन टेढ़ी मेढ़ी स्पेलिंग को याद करके आप सीधे आदमी बन सकते हैं, अच्छे आदमी बन सकते हैं। अब थोड़ा नियम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी कोई हिंदी में वाक्य क्या या कह सकते हैं कि WH वर्ड से शुरू हो रहा हो, तो हम लोग उसको अंग्रेजी के रूप में नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर सहायक क्रिया को केवल लिखते हैं, चाहे इज हो या आर हो चाहे एम हो। तो क्या वह, अब वह के अनुसार जो है क्रिया आती है इज, तो इज जो सबसे पहले लिख दिया गया, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या की अंग्रेजी हो गई, इज ही गोइंग टू चेकोस्लोवाकिया। अब यहाँ पर देखिए, इज आर एम के बाद जो है कर्ता लिखा जाता है और फिर क्रिया के रूप में फर्स्ट रूप में ING लगाया जाता है, बस इतना ही नियम है। अगर कहीं जाते हैं तो उससे पहले टू लगा करके हम लोग वाक्य को पूरा कर लेते हैं। तो इज ही गोइंग टू चेकोस्लोवाकिया, यह आपका वाक्य पूरा हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, क्या मैं छोटी किताब दान कर रहा हूँ? बिल्कुल वैसा ही वाक्य है जैसा अभी आपने बनाया है कि क्या वह चेकोस्लोवाकिया जा रहा है।
तो यहाँ पर भी क्या शब्द से शुरू है? तो क्या मैं छोटी किताब दान कर रहा हूँ? आप इसका अनुवाद जानते हैं? सोचिए ज़रा। चलिए, लग रहा है कि आप सही हैं। देखते हैं। तो यह क्या मैं छोटी किताब दान कर रहा हूँ, इसको आपको बनाना हो तो एम आई डोनेटिंग माई बुकलेट, यह जो है बुकलेट का अर्थ होता है छोटी किताब, और डोनेट का अर्थ आप जानते ही हैं, दान करना। तो एम आई डोनेटिंग माई बुकलेट, यह आपका वाक्य इस प्रकार हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। एम आई डोनेटिंग बुकलेट। अब आगे बात करते हैं थोड़ा। मैं एमसीबी क्यों तोड़ रहा हूँ? अब आप देख रहे हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तब कैसे बनाते हैं? तो जो भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसको सबसे पहले हम लोग शुरू में रखते हैं। मैं एमसीबी क्यों तोड़ रहा हूँ? तो इसका बस जो क्यों की अंग्रेजी आप जानते ही हैं, वाई। और उसके बाद मैं के साथ जो भी या कर्ता के साथ ईज आर एम का प्रयोग होता है तो उसको तुरंत डब्ल्यू एच वर्ड के बाद रखते हैं। तो मैं के साथ एम लगेगा, तो वाई एम आई ब्रेकिंग एम सी बी। क्या आप एम सी बी का फुल फॉर्म जानते हैं? चलिए, मैं आपको यह काम दे रहा हूँ। यदि आप एम सी बी का फुल फॉर्म जानते हैं तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, और देखता हूँ कि आप, यह विद्युत संबंधित एक उपकरण होता है। अच्छा, आगे देखते हैं। वह कहाँ जा रहा है? वह कहाँ जा रहा है? अब यहाँ पर भी देखिए, यह एक प्रकार का इंटरोगेटिव वाक्य है। तो अब कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। देखते हैं। वेयर बिल्कुल सही है। अब उसके बाद वह के साथ इज लगेगा, तो वेयर के बाद इज हो गया, उसके बाद कर्ता अर्थात ही, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में या अर्थात फर्स्ट रूप में जिसको कहते हैं वी वन भी कहते हैं, या प्रेजेंट, या हाँ प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, उसमें आईएनजी लगाएंगे। तो वेयर इज ही गोइंग, यह आपका जो है अनुवाद हो गया। अच्छा, अगला वाक्य बात कर लेते हैं। एमएलए साहब लखनऊ क्यों जा रहे हैं? क्या ये वाक्य बिल्कुल सही है? इंट्रोगेटिव है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें क्यों शब्द आया हुआ है। और ये भी आप तो जानते ही हैं, बार बार बतलाने की आवश्यकता ही नहीं है कि प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्नवाचक वाक्य जब भी आए तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपका वाक्य गलत माना जाता है। तो एमएलए साहब लखनऊ क्यों जा रहे हैं? तो बिल्कुल देखिए, वाई इज मिस्टर एमएलए गोइंग टू लखनऊ, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। लखनऊ की स्पेलिंग देखिए थोड़ा अजीब होती है, लिखा गया रहता है लखनऊ, लेकिन हम लोग इसको लखनऊ पढ़ते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों के समय से बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, तो हम लोग आज भी लिख रहे हैं, और कोई इसमें समस्या भी नहीं है। हो सकता है कि कोई पार्टी ऐसी आए जो चुनाव जीत कर आए और लखनऊ की स्पेलिंग बदल दे, या हो सकता है कि लखनऊ का नाम ही बदल दे, तो हम लोग भी बदल जाएंगे। तो वाई इज मिस्टर एमएलए गोइंग टू लखनऊ। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने एमएलए लिखा हुआ है, एमएलए, क्या इसका भी फुल फॉर्म आप जानते हैं? अभी मैंने आपसे पूछा एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, वह तो यदि आप जानते हैं तो उसको लिखकर भेज सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आपको जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही तरीका होता है आगे बढ़ने का। हमेशा खोजी प्रवृत्ति का बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रकार आप बताएं कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, यह आपकी खोजी प्रवृत्ति होने का प्रमाण माना जाएगा। तो अब मैं समझता हूँ कि आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। इसमें अब आपको अभ्यास करना है, और अभ्यास के तौर पर जो मैंने कल वाक्य दिए हुए हैं, इन्हीं को आप कल पढ़ते रहेंगे। अगर 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप दिए हुए वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कर लेंगे। अब देखिए, सबसे अंत में लिखा हुआ है मैंने थैंक्स और थैंक यू। आप बता सकते हैं कि दोनों में कौन सही है, थैंक्स बोलना चाहिए या थैंक यू बोलना चाहिए? चलिए, चलिए मैं बतला ही देता हूँ, अगले वीडियो में क्या बतलाएंगे अभी बतला देता हूँ। या दोनों को दोनों सही है।
बस आपको लिखना चाहिए केवल एक, या तो थैंक्स लिखें या थैंक यू लिखें। चूँकि आपको बतलाना था, इसीलिए मैंने दोनों को लिखा हुआ है। तो थैंक्स भी लिख सकते हैं तो भी सही है, थैंक यू लिखेंगे तो भी सही है, या आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्याही खर्चा करना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आशा करता हूँ कि कल भेजे जाने वाले वीडियो को भी आप ध्यान से देखेंगे, ताकि आप अपनी अंग्रेजी को और अच्छा बना सकें। अंग्रेजी तो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन नियमों के साथ बिना गलती किए हुए बोला जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और निश्चित रूप से ऐसे लोग सब जगह सम्मान के पात्र होते हैं। तो चलिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबा खैर।